आजकल तो वैसे ही मारुति एंटरप्राइजेस एंड साहिल एंड मारुति का जजमेंट और साहिल एंटरप्राइजेस का जजमेंट में बहुत सारे हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करते हैं, सेक्शन 16(2)(c) एंड ऑल की। तो क्या ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक कर सकता है? आंसर इज नेगेटिव. It is a creation of statute. It cannot check the constitutional validity of a particular provision. So जब भी आप grounds draft करेंगे तो आप constitutional validity के provision को consider नहीं करेंगे. हाँ, ये interpret कर सकता है provision को, apply कैसे करना है transaction पे, examination कर सकता है evidences की, चेक कर सकता है कि जीएसटी ऑफिसर्स ने वो प्रोविजन लॉ के अकॉर्डिंग लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, बट इट कैनॉट मेक द प्रोविजंस डिसाइड अपॉन वेदर दोज आर ultra wires or not. Now comes the main section 112. फाइलिंग कैसे करें, किन किन चीजों को देखें. So friends, appeal to appellate tribunal. Any person, may it be the entity, director, अगर डायरेक्टर को पेनल्टीज लगी है कंपनी के अलावा, तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसकी सेपरेट अपील फाइल करेंगे. सो कोई भी पर्सन, इवन द एक्स पार्टनर जिसकी लायबिलिटी सेक्शन 90 में आती है, इवन एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, टेम्प आईडी इशू कराना पड़ेगा जीएसटीएन पोर्टल से और उसके अकॉर्डिंग ट्रिब्यूनल में अपील फाइल हो. सो ऑल दोज पर्संस हु आर एनी पर्सन, आई एम नॉट यूजिंग द टैक्सेबल पर्सन, whosoever is aggrieved can file appeal in APL 05 फॉर्म. फ्रेंड्स, मैंने सेक्शन और रूल्स को कंबाइन कर दिया यहाँ पे. तो फॉर्म इज गिवन अंडर, बट इन द पीपीटी यू कैन सी दैट विद जीस्टेट अपील फाइल कर सकते हैं 3 months from the communication. Communication of service is a big issue and tribunal has the power to decide कि एक चीज पोर्टल पे सर्विस तो हुई, पार्टी का नंबर ही बंद था, कैंसल था, तो वो रोज पोर्टल खोलकर थोड़ी देखेगा. सो एज अ रिजल्ट दैट इज नॉट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन से 3 months डायरेक्टली ट्रिब्यूनल जो है डिले कंडोन नहीं करता है, बट 3 months तक डिले कंडोन करता है, नॉट बियॉन्ड 3 months, एंड इट हैज द पावर नॉट टू इवन फॉर द फर्स्ट appellate authority. This is a very litigative issue. Answer is the tribunal do not have the direct power to condone the delays. बट ये मैटर जरूर डिसाइड कर सकता है कि कम्युनिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है. अगर कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ तो पीरियड ही शुरू नहीं होगा 3 months का. सो एज अ रिजल्ट वो ट्रिब्यूनल के प्रेरोगेटिव में रहेगा. सो ये मैटर जो है वो ट्रिब्यूनल डिसाइड कर सकता है. अपील टू ट्रिब्यूनल इलेक्ट्रॉनिकली है. अब आप जब भी आप ट्रिब्यूनल में अपील लगाएंगे, एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा. वो प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट ऑफ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट आपकी डेट ऑफ फाइलिंग होगी. जब उसके डिफेक्ट्स रिमूव हो जाएंगे तो आपको एक फाइनल एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा. प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर जीएसटी APL 02A फॉर्म के पार्ट ए में आएगा. So this is the APL form, or friends, this APL form has number of issues. What are those filing issues? Let me tell you. First of all, when you will be filling this APL 05 form, इसका offline utility available है. You can download it from the portal, and अभी वो online upload नहीं होता है. So you can just make it. You can check क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है फॉर्म में. कहीं कहीं जो यहाँ APL 05 फॉर्म जो रूल 110 में दिया गया और जो पोर्टल पे APL 05 है, there are certain few minor differences also, right? But this is APL 05 फॉर्म जो इसमें दिया गया है. इसमें you can see इसके अपने annexures है. Annexure A, B, C, D and E annexures are there. Annexure A is their order type. इसमें आपको grounds of appeal को, statement of facts को एक particular way से देना है. And let me just show that you, sir, grounds of appeal, case summary, etc. have to be limited to 2000 characters. GStat is thinking of increasing the characters to 5000, but as of now 2000. अभी तक 20 MB का लिमिट है. लिमिट इज ऑल्सो प्रपोज टू बी एनहांस टू 50 MB. तो अब जब आप यहाँ से एनेक्स्चर चूज करेंगे तो पहले मैं बता दूं कि एक तो इसमें स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एक एक लाइन जानी है. क्या उसका नंबर था, क्या उस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में आया, किसने किया, डिपार्टमेंट ने दिया कि आपने दिया. सो वेरी वेरी वॉल्यूमिनस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स. आई विल शो यू ऑल्सो इन वन ऑफ माई स्पेसिमेन. लिस्ट ऑफ ऑर्डर टाइप जो हमारा एनेक्स्चर A था,
ऑर्डर टाइप कौन सा है? डिमांड ऑर्डर है, रिफंड ऑर्डर है, रजिस्ट्रेशन ऑर्डर है, एनफोर्समेंट ऑर्डर है, रिकवरी ऑर्डर है, या अदर ऑर्डर्स? सो लेट्स सपोज आपका सेक्शन 73 का इशू है, सो यू विल से इट इज अ डिमांड ऑर्डर, राइट? जब मैं एनेक्स्चर ए को एनेक्स्चर सी से लिंक करती हूँ, तो इट सेज ऑर्डर टाइप, तो देखिए वही है, लेकिन इसमें शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स तो आ रहा है, लेवी ऑफ पेनल्टी आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट आ रहा है, बट इसमें आईटीसी नहीं आ रहा है. सो where ITC we are going to take is in the recovery order, which is very absurd. So here when you will see type of order, demand order में ITC है ही नहीं, which is covered under the denial or blocking is being covered under this recovery order. Apart from that, जो annexure B है उसमें actually it is a daunting task because you have to give your section and rules yourself. अगर आपके ऑर्डर में नहीं भी लिखे और आपका ये ग्राउंड ऑफ अपील है कि मेरे ऑर्डर में सेक्शन और रूल्स नहीं है, स्टिल पोर्टल सेज यू खुद से सेक्शन और रूल्स डालिए, विच इज अ लिटिल एब्सर्ड सिचुएशन, क्योंकि बहुत सारे नोटिस हमने जीएसटी में देखे हैं, लिखा जाता है कि सामने टैक्स पेयर का नंबर कैंसल्ड है तो आपका आईटीसी डिनाई कर दिया जाएगा. Am I right? In that situation, no section is mentioned. 16 to B का डिफॉल्ट है, 16 to C का डिफॉल्ट है, no rule is specified. तो ये सारा काम भी हमें ही करना है. So even if the notice or the order is bereft of the sections or the rules, so this is a point which is really little difficult for the taxpayer to themselves decide कि ऑफिसर कहाँ ऑर्डर पास करना चाहता था. Right? So case summary you are supposed to give in 1000 characters in each cell. So आप different issues निकाल सकते हो. मेरा registration से related है, ITC blockage से related है, और हर एक के अंदर उसकी specification देंगे आप कि adjudicating authority ने क्या कहा, revisional authority ने क्या कहा, stand of appellant before tribunal क्या थे, और as declared or claimed by present appellant क्या थे. Friends, these last two columns according to me are little overlapping, क्योंकि देखिए adjudicating authority ने क्या कहा, you can put it here. Revisional authority ने क्या कहा, या as determined by the appellate authority you can put here. Stand before tribunal or as declared or claimed by the present appeal. So sometimes we make a difference here. जैसे मेरा total amount 7.5 है, इस अपील में मैं 4 लाख के लिए जा रही हूँ. So we sometimes make the difference. Otherwise I'm usually filling these columns same. कि आपका क्या स्टैंड है, मतलब आप क्या रिलीफ चाहते हैं और आपकी क्या चीजें हैं जो आप ट्रिब्यूनल के सामने लाना चाहते हैं इन द प्रेजेंट अपील बाय द एपेलेंट. सो यू कैन पुट इट हियर इन द लास्ट कॉलम, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, अबाउट एपेलेंट सर सब कुछ खुद डालना है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या है, उसका स्टैट्यूट अंडर विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड, और अगर वो एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तो अब सोचिए अब उसके कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कहां से ढूंढेंगे. सो जीएसटी पोर्टल GStat should look into such aspects of APL 05 form which are not so relevant for deciding the case or might be should be pulled from the GSTN rather than be now putting for the in the appellate form. So ये देखिए statement of facts कितना बल्कि है, हर एक का रेफरेंस नंबर, एक्शन बाय डेट, ब्रीफ नरेशन, एक एक रो आपको ऐड करनी है. सो गियर अप माय डियर फ्रेंड्स, इट्स हाई टाइम. और ये प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट थी जो मैंने APL 02A में आपको बोली थी, आपको आएगी पार्ट ए में. डिफेक्ट्स रिमूव कर दोगे, उसके बाद फाइनल एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो जनरेट होगा. इतनी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो GStat अपील के साथ जानी है. इवन योर पेपर बुक सबमिशन इन GStat इज विद द GStat अपील इटसेल्फ. जैसे पुराने रिजीम में 1 मंथ का टाइम पीरियड था, GStat अपील्स में वो नहीं है. आपकी पेपर बुक भी सामने जानी है. और फ्रेंड्स, जब आप ग्राउंड्स ऑफ अपील वगैरह बना रहे हो ना, सो कीप योर ग्राउंड्स ऑफ अपील वेरी क्रिस्प एंड क्लियर, सो दैट जब ऑर्डर बनते हुए भी उनको डील फॉर किया जा सके. डू नॉट मेक इट बल्कि. और यही कारण था कि फॉर्म में भी ग्राउंड्स ऑफ अपील जो है वो 2000 कैरेक्टर्स में मांगे गए हैं, सो दैट द member can get the gist of what you are trying to say in your appeal. If you want to elaborate those points, you can put it as the submission part, and all the documents relating to that can be attached therewith. However, considering the new filing of GST appeals, the leniency has been given. 14th में 2026 का लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन था जो कि सक्सीड कर रहा है 20th जनवरी और 10th मार्च के ऑर्डर को, और ये लीनियंसी का डेट
31 दिसंबर 2026 तक दिया गया है। सो इसमें जो रजिस्ट्रार हैं टैक्स पेयर के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं विच आर वेरी लेस, जो उसको अटैच करने हैं, और लाइकवाइज फॉर द डिपार्टमेंट आर ऑल्सो बीइंग गिवन फॉर अ टैक्स पेयर। जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है दैट इज शो कॉज नोटिस, ऑर्डर इन ओरिजिनल, ऑर्डर इन अपील, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड्स ऑफ अपील, प्री डिपॉजिट एंड कोर्ट फी। सो दीज आर सर्टेन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। और अगर आपको कोई कोर्ट से रिलीफ मिला हुआ है, एग्जेम्पशन मिली हुई है एज टू कोर्ट फी और प्री डिपॉजिट, तो आप उसे अटैच करेंगे इन विद दिस इन द कैलकुलेशन शीट और अदरवाइज। एपिलेंट जो कि अपनी अपील फाइल करने जा रहा है, कैंड सर्टिफाइड कॉपीज OIA की जो है वो अपलोड करेगा। वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द सर्टिफाइड कॉपीज। और अगर स्क्रूटनी ऑफिसर सेटिस्फाइड है फ्रॉम द एंडोर्समेंट मेड देयर इन बाय इशूइंग अथॉरिटी कि यस ये एक सर्टिफाइड कॉपी है, तो वो डिफेक्ट्स रेज नहीं करेंगे। एज पर द प्रेसिडेंट also the least of the defects will be raised and the justice will be imparted. Similarly for the department, there is no court fee, no pre-deposit for the department. पहले हम हर पेज पे डिजिटल सिग्नेचर यहाँ साइनिंग कर रहे थे. Now they have mentioned that one verification and digital signature of the appellant will suffice. And in the times to come, we will be seeing certain instructions also in this clear instruction and change in rule also in this aspect. So friends, there is one rule also as per the CGST rules, rule 110(4), जिसमें कहा गया था कि जब आप डिफेक्ट्स रिमूव कर दोगे और आपका जो अगर ऑर्डर ऑलरेडी पोर्टल पे है, तो आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी पार्ट बी में, और जो आपका ओरिजिनल एक्नॉलेजमेंट का नंबर था ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग, वही आपका जो नंबर है वो कंटिन्यू करेगा, राइट. फाइनल एक्नॉलेजमेंट नंबर इज इक्वल टू अपील फाइल डेट. बट ऑल्सो इट हैज बीन मेंशन कि अगर आपका ऑर्डर पोर्टल पे नहीं है तो आपको सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी देनी है, और 7 days का क्राइटेरिया है. बट आई थिंक सो नाउ व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन ऑन द पोर्टल, this 7 days criteria becomes redundant. Certified copy of order appealed against as per rule 21 is getting uploaded with the appeal filing itself. So it is accompanying the form of appeal, and even in leniency, it is not covered and it has to be uploaded. So appeal portal also has a check that appeal cannot be filed until that order is attached. So this rules criteria of 7 days filing and provisional acknowledgement number, if you self-certified copy, all these needs an overhaul. So अब अगर मैं बात करूं कुछ procedural things की, सो जैसे ही आप अपनी अपील फाइल करते हैं, आपको एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है. डिफेक्ट्स रिमूव होने के बाद आपको एक फाइनल एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाएगा, और एज पर रूल 25 ये रजिस्ट्रेशन ऑफ एडमिटेड अपील भी होगी. ये ई ऑफिस में चलेगा ट्रिब्यूनल के, और वो अपना एक रजिस्टर ऑफ अपील्स इन दिस वे इन CDR 04 फॉर्म दे विल बी मेंटेनिंग इट अप, right? So 110 subsection 4 says that there are two phases of the same registration and event, and they both operate on same appeal number. So register में भी जो आपका appeal number होगा वही आपका final appeal number होगा, और कोई दो separate appeal numbers नहीं होंगे. Now it says that, so I have linked 110(4) and 25 कि 110(4) पे जो defects remove होने के बाद आपका appeal number आएगा, register as per rule 25 will also record the same one. However, as I told you कि पोर्टल पे अपलोडेड नहीं है, तो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी का क्राइटेरिया 7 दिन में दिया, तो फाइलिंग डेट है वही आपका नंबर बन जाएगा, और 7 दिन में कॉपी ऑफ सर्टिफाइड ऑर्डर्स नहीं दी तो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी बाद में दी तो आपकी 7 days के बाद तो डेट ऑफ सबमिशन आपका फाइनल डेट ऑफ अपील बनेगा. हाउएवर दिस इन डिफरेंस टू रूल 21, as I told you, now it is getting uploaded on the portal इकट्ठा ही. So what is the relevance of these 7 days? And furthermore, जब हम रूल 21 भी देखते हैं, so उसमें भी एक पॉइंट आता है, a certified copy of the decision or order appealed against. Rule 21(2) says along with the fee. So
जो थर्ड एंड फोर्थ मीटिंग ऑफ द कमेटी फॉर रेजोल्यूशन हुई है, जो जिसका डॉक्यूमेंट 10th of June को आया है, that has also proposed an amendment in Rule 21(2), stating that a certified copy of the order or order appealed against shall be submitted online and final acknowledgement shall be issued under the rules by the GSTAT portal. So what is the change in the rules that has come into picture? तो फ्रेंड्स, मिनट्स ऑफ थर्ड एंड फोर्थ मीटिंग में भी रूल 21 में कुछ चेंजेस जो है वो प्रपोज किए गए हैं, जैसे कि रूल 21 में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं जो आपको अपील फॉर्म के साथ लगाने हैं. सो इफ यू विल चेक दिस रूल, its first part says that the appeal is against an original order. This scenario actually does not exist, that the appeal is against an original order. So there is an anomaly that no criteria is there for filing the appeal to the tribunal against the original order. Yes, where it is against the appeal or revision order, in that case you are supposed to give the order copy as well as a certified copy of the order in original, as well as a certified copy of the order appealed against. OIA and OIO दोनों का सर्टिफाइड कॉपी देना है. Additionally, show cause notice, statements, seizure documents, reports, RUDs, all those are to be given. Now you see, Rule 21 is nowhere referring to self-certification. 21(1) में तो issue है ही. Other than that also, it is not referring order uploaded है portal पर नहीं है. So that is why this rule is not going as per what was there mentioned earlier in the rule 110(4) of the CGST rules. And under the standard GST scheme also, section 112 does not provide a direct appeal to tribunal, so which has been considered in rule 21. Furthermore, in the meeting of third and fourth meeting of the committee, it has also been decided to change this rule. It has been proposed to amend this rule. And ये जो criteria है first वाला कि order in original के against जाएंगे, that is liable to be amended because there has been found certain defects, and soon we will see this anomaly getting eliminated. और इसमें भी जो क्राइटेरिया है इसको रूल 110 से सिंक करने का कोशिश किया जा रहा है कि जहां पे आपका ऑनलाइन पोर्टल पे ऑर्डर अवेलेबल है तो आपको उसकी सर्टिफाइड कॉपी देने की जरूरत नहीं है. सो यू आर सपोज टू नाउ गिव द सर्टिफाइड कॉपी इफ इट इज नॉट फर्निश्ड ऑनलाइन ऑन द पोर्टल, right? So moving ahead, so now we can see in the times to come that certified copy का definition भी change किया है. उसमें भी certified copy पहले AR कर सकता था, authorized representative कर सकता था. Now they have included the parties, they have proposed to include the parties also into it. और जहां और this proviso has been introduced with this point that the order appealed against is uploaded on the common portal, then the certified copy of the order appealed against may not be accompanied. So let's see when these changes are actually brought into. Now further it says that as I told you about the certified copy, now you see certified copy का मतलब था original copy होनी चाहिए, copy duly authenticated by the concerned department हो सकती है और इनके बीच में, और यहाँ पर वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव चाहे एप्लेंट का हो चाहे रिस्पोंडेंट का वो करेगा. So the term is satisfied by any of these three modes and they are alternatives and not cumulatives. Now it is even proposed that it is by that in the certified copy they will be adding on by the appellant also or by the respondent himself also, that will also be considered as a certified copy. So अदरवाइज सेल्फ सर्टिफाइड को भी सर्टिफाइड में इंक्लूड कर दिया गया है. और फ्रेंड्स, प्लीज मेक श्योर दैट द सर्टिफाइड कॉपी इज अ डिफरेंट टर्म, attested copy is a different term, or certify as true copy is a different term. So in this slide I have categorically mentioned कहाँ certified copy referred है, कहाँ attested copy referred है, जहां डिपार्टमेंट अपील कर रहा है. Certify as a true copy by the authorized representative is a different term which is used in Rule 20 sub Rule 3. और जो आपने फीस देनी है 5 rupees per page, that is to get the certified true copy of the final order. और इसी तरह से रूल 103 में भी एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर पास बाय ट्रिब्यूनल है, विच इज अ डिफरेंट टर्म.
सो हियर व्हाट वी डिस्कस वाज द सर्टिफाइड कॉपी, जिसको आप सर्टिफाई करते हैं और आप अपलोड करते हैं। कौन कौन सर्टिफाई कर सकता है, दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। सो अब मैं जरा एग्जैक्ट फाइलिंग पार्ट पर आ रही हूँ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे नॉर्मल जीस्टैट अपील के टाइम पर आपको अपलोड करने, अपील्स, एफिडेविट्स का प्रॉपर रूल है। अनेक्जर्स, इम्प्यून्ड ऑर्डर, वकालतनामा। सर वकालतनामा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं देता है, वो ऑथराइजेशन लेटर देता है अलोंग विद मेमोरेंडम ऑफ अपील। वकालतनामा के साथ भी मेमोरेंडम ऑफ अपील जाना है इन केस ऑफ एडवोकेट। पेमेंट का रिसीट, किसका पेमेंट, कोर्ट फी का पेमेंट। और जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हो, कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर है, कोई कैलकुलेशन शीट है जो आप कह रहे हो कि मेरी कोर्ट फी और मेरा प्री डिपॉजिट का डिफरेंट कैलकुलेशन है, order in original, APL 01, APL 03, previous payment particulars, pre-deposits, the first appellate authority, statement of facts, grounds of appeal. So you can see a long document type which you can upload. So this is the entire document type that has been that we were discussing right now. Additional documents can also be as per case to case. जैसे अभी मैं एक आपको अपील दिखाने जा रही हूँ, उसमें आप देखोगे जो मैंने केस लॉज रेफर किए हैं मैंने सारे डाले हैं, जो मैंने रिप्लाई दिए हैं वो मैंने सारे डाले हैं। पर्सनल, अच्छा अगर मैंने ग्राउंड लिया है कि मुझे पर्सनल हेयरिंग प्रॉपर नहीं दी, तो मैंने पीएच की लेटर, टेलीफोनिक हुई है, ऑल दोस थिंग्स आई हैव ब्रॉट टू द नोटिस। अगर मैंने मेरा इशू ये था कि मेरा कमर्शियल क्रेडिट नोट है, दैट इज कवर्ड बाय शेड्यूल 2 का एंट्री नंबर 5E, but now there is a circular on the same. So the copy of circular, because circulars are clarificatory in nature, so it will apply for the previous period also. कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट जो मेरे हुए हैं जिससे मुझे क्रेडिट नोट्स आ रहे हैं, मेरी ऑडिटेड फाइनेंशियल बुक्स के साथ वो कैसे मैच कर रहे हैं, मेरी बैंक स्टेटमेंट में कहाँ शो है। सो आई हैव गिवन ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट सब्सटैंशिएट माय डॉक्यूमेंट। सो व्हेन यू आर डूइंग द फाइलिंग पार्ट, प्लीज बी वाउचफुल। दैट इज व्हाई आई सेड दैट फाइलिंग इज एन आर्ट। प्लीज बी वाउचफुल। Unnecessary case laws should not be given. Stick to the specific case laws and be true to the judiciary. So wherever you have, and एक चीज और, फेवरेबल केस लॉ तो आप देंगे ही, सामने वाला अगेंस्ट केस लॉ भी दे सकता है। सो प्लीज मेक इट श्योर कि आपने अगेंस्ट केस लॉज भी पढ़े हो। और अगर कोई ऐसा केस है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसमें बहुत प्रोमिनेंट अगेंस्ट केस लॉ है, so try to distinguish it and you must explain the members that this case is not applicable as if in my case, so that the members should have a confidence in you. And you know, it's an art, it's not a scientific rule. I do not say you कि हाँ आप against case law दीजिए pen. No, if you feel a question is directly related and it can come from the judiciary, then try to make a synopsis that how that against case law is not applicable in your case. सर कॉइन का दो साइड्स हैं, तो दोनों हाथ में लेकर चलिएगा। अपने रिकंसिलेशंस 1-3B के जहां जहां एप्लीकेबल है वो बने होने चाहिए। टैक्स इनवॉइसेस, ई वे बिल, जो डॉक्यूमेंट को सब्सटैंशिएट करते हैं। अगर मेरे केस में क्रेडिट नोट्स आए थे तो वो किस इंसेंटिव क्राइटेरिया के बेस पे आए थे, मैंने वो इंसेंटिव क्राइटेरिया भी लगाया। अपने जो रिप्लाई दिए, ऑल दो जो डॉक्यूमेंट्स आप पहले फर्स्ट लेवल पे या एजुकेशन पे ऑनलाइन दे चुके हो, देयर इज नो नीड टू फाइल दोज अगेन, दैट इज अ रिलैक्सेशन। बट स्टिल if you want to substantiate some points, so you can attach your documents here in the additional document field. And once these defects are removed, so part B of APL 02A is generated for you. अच्छा, जब हम इतना फाइलिंग की बात कर रहे हैं, so should I show you one of my performa for this same? Okay, let me share that. Here it is. Friends, this is my performa. This is how I make my appeals. You may or may not like it, but I am of the opinion that PACE is the index. So I always give my paper book, although it's filed virtually, a complete paper, the first paper, the index paper, not even before index even, the cover page, by mentioning, and these are the certain specifications also I will show you कि कौन सा एपेलेट ट्रिब्यूनल का ये केस है, ये तो रूल्स में भी लिखा हुआ है किस बेंच पे जा रहा है। एंड दिस अपील नंबर, ये मैंने अभी वो अपील नंबर डाला है जो मेरा पोर्टल ने जनरेट किया है। एज सुन एज आई ओपन द पोर्टल, दिस अपील नंबर इज जनरेटेड। आगे मैंने पोर्टल के स्नैपशॉट्स दिए हुए हैं,
उस पोर्टल के स्नैपशॉट्स में मैंने बताया कि किस तरह से अपील नंबर वहां शो होता है। एंड सर वहां पे जहां जहां पे स्नैपशॉट्स में एनोमलीज हैं जो ओरिजिनल फॉर्म से मैच नहीं करती हैं, जो हमें दिक्कतें आ रही थी, वो भी मैंने उसमें साथ साथ मार्क की हुई। सो किस ऑर्डर इन अपील के अगेंस्ट था, कौन सा ऑर्डर किसने पास किया है, वो किससे रिफंड रिजेक्शन से ओआईओ कौन सा रिलेटेड था, किस ऑफिसर का था। Then, who is your appellant? I have given the name of the entity through its partner, so and so. The and proper parentage. Parentage means to which, what is the address, to where the company belongs, to where the entity belongs. Versus, I have taken the respondent, the commissioner only. Because as per Rule 33, it's always the commissioner. Although portal has an issue that it asks for two respondents, so somewhere we are putting even the passing authority, but as appropriate, it is only the commissioner. And when you select the zone, na, it will give you the officer online on the portal. So commissioner is the person who is the actual respondent as per Rule 33. Even in the matter, next I give is the index, and you can see it is properly Annexion numbers are given, page numbers are given. I have attached 168 pages paper book with all my calculation sheets, with all my wherever, because initially there was error on the portal that वो affidavit लिए बिना आगे नहीं चलता था, और मेरे केस में affidavit applicable नहीं था. So what we did, हमने एक specimen just बनाया कि affidavit is applicable in so and so and so rules, and those are not applicable in my case. So hence, I am not liable to give the affidavit. So that is also the part of it. So this is the appeal. And in appeal, you can see I have given the brief issue in a very summarized way. कि मेरा एक refund था जो excess payment of tax category में लगा था, जो कि मेरे को गलती से मैंने इंसेंटिव और कमर्शियल क्रेडिट नोट के अगेंस्ट पे कर दिया था. So it was an excess payment of tax, but officer has tried to cover it as a separate service, separate supply माना है, और schedule 5, entry number 5E of schedule 2 में उसको टैक्स लगाने की कोशिश की गई है. सो ब्रीफ इशू इन डिस्प्यूट. अब याद है वो नेक्स्ट जो बी था जिसमें से हमें ऑर्डर इस चीज का है वो सिलेक्ट करना था. सो आई सिलेक्टेड हियर ऑर्डर डिनाइंग रिफंड. किस सेक्शन में, 54 में, क्या अमाउंट था, एंड व्हाट इज माय केस समरी. अब इस केस समरी में मैं देखिए मैंने जितने ग्राउंड्स लिए हैं, मैंने उन हर ग्राउंड की एक एक लाइन का छोटी समरी बना के आई हैव डन इट इन 2000 कैरेक्टर्स. फ्रेंड्स, कुछ लोग कह रहे थे कि इसमें स्पेशल कैरेक्टर शो हो रहे हैं, हमारे भी हुए थे जब हमने कोई 2000 कैरेक्टर से एक्सीड किया ना, तो उसने उसको स्पेशल कैरेक्टर में चेंज कर दिया. सो इसी वजह से जब आप अपनी अपील्स अपलोड कर रहे हैं तो बी वाउचफुल कि आप उसको एक बार रीचेक जरूर करें कि उसमें कोई गलती तो नहीं है. सो यू कैन सी I have kept a little difference between the stand before the tribunal or as claimed by the present appellant, because मेरा total refund 7.5 लाख का था. किस तरह से वो सर्कुलर में कवर्ड है, कौन से पुराने चार्जेस थे, वो सब पॉइंट्स को मैंने यहाँ एक जिस्ट बना के डाला है. जो जो उसकी डिटेल्स थी that I put here. See, statement of facts are how detailed. It is actually a laborious task. So grounds of appeal यहाँ मैंने annexure A3 में लिखा है. पोर्टल पे मैंने उसे प्रॉपर पहले ब्रीफ 2000 कैरेक्टर्स में देखा और लास्ट में लिखा है फॉर डिटेल्ड रेफर एनेक्स्चर सो एंड सो. मेड द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जस्ट स्मॉल बिकॉज ऊपर बहुत डिटेल्ड आ जाते हैं वो जो मुझे प्लीड करने के टाइम पर चाहिए. Likewise, I have kept the grounds of appeal crisp. Do not make those so bulky, and always write the first ground should be journal ground. As per the law, the grounds are usually disposed of in the manner you give them. I try to give my legal grounds first and followed by the factual grounds. But sometimes members may ask you to directly come to the legal grounds or to directly go to the factual grounds. So accordingly, you are supposed to do that. Apart from that, I always give the last ground of appeal that the appellant has the right to add, amend, modify, rescind, supplement, and please be careful as to the prayer part. अब चाहते क्या हो? In certain cases, we have also demanded for the cost because जहाँ पे law was very clear, even then the benefits are not being rendered. So
we have asked for the cause, detailed grounds of appeal. Now, अब उसी एक एक ग्राउंड को लेकर उसमें हम क्या फैक्ट्स देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, दिखाना पड़ेगा. The better your presentation, the likely are the results. So for each ground of appeal, you can give the reference of the case laws wherever required. Do not give unnecessary ones. And this is the performa I follow by giving the detailed submission for every ground later on. Each and every legal provision I am referring is the part of my paperwork. Each and every case law. I am not giving the relevant paragraph. I am attaching the entire case law and marking the relevant paragraph over there, which will help me in pleading.